हम्म तो वेलकम टू गाइस लर्नर्स पॉइंट। ठीक है, अभी तक तो तुमने देखा होगा कि कॉमन नेम कर लिया, थोड़ा सा बेसिक भी बताया मैंने कॉमन नेम के बाद। ठीक है, उसके बाद IUPAC पूरा देखा, थोड़ा सा साउंड का डिस्टर्बेंस था उसमें, वो थोड़ा ठीक किया मैंने। ठीक है, पिछली जो वीडियो में था। तो इस वीडियो में हम बॉन्ड लाइन फार्मूला पढ़ेंगे कि बॉन्ड लाइन कैसे लिखा जाता है किसी भी फार्मूले का। ठीक है, बॉन्ड लाइन बनाना और ईजी होता है। ठीक है, इसमें जो रॉन्ग होने के चांसेस हैं, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाता है जो कभी कभी स्ट्रक्चर, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोजन पे फोकस नहीं करना होता है, हर जगह आपको कार्बन की वैलेंसी को फोकस नहीं करना होता है। और आप बड़े इजीली से देख सकते हो कि कार्बन हर जगह 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर किसी भी पॉइंट से कार्बन के 4 बॉन्ड निकल गए तो समझो वो स्ट्रक्चर, और आगे उसमें एक भी बॉन्ड नहीं निकलना चाहिए उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक बात होगी। अब चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं बॉन्ड लाइन। ठीक है, तो ये देख ही रहे हो तुम। ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लो। स्ट्रक्चरल फार्मूला में मुझे जो पूरा एक्चुअल स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसमें मुझे ऐसे पूरे के पूरे सारे हाइड्रोजन जितने होते हैं वो सब ऐसे स्ट्रेच करके बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन इसी चीज़ को आसान कर देता है। तो पहले बॉन्ड लाइन नहीं आया था, पहले फिर ये स्ट्रक्चरल फार्मूला से कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला आया, जो कि ये है। ठीक है, इसमें भी देख रहे हो बाजू वाले कार्बन पे क्या था, CH3 था, यहाँ पे CH3 था तो इसको मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे ये CH2 था तो इसको मैंने यहाँ और छोटा कर दिया। ठीक है, फिर ये CH3 तो इसको यहाँ पे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे हो गया रिप्रेजेंटेशन इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में। अब बॉन्ड लाइन देखो कैसे होता है। अब एक्चुअली में ना जो बॉन्ड लाइन होता है वो कहीं कहीं हमें जो है स्ट्रक्चर भी बता देता है कि एक्चुअली स्पेस में वो कैसा दिखता होगा, वो कंपाउंड किस तरह से। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बताता है लेकिन काफ़ी कुछ बता देता है। अब ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको देखो मैंने कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा है, ये एक्चुअली ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी तक तो मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप छोटे लेवल पे हो, 10th 12th में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे जाते हो, जैसे कि 12th हो गया या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हो या फिर ग्रेजुएशन की स्टडीज़ कर रहे हो, तो उसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो आपका बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। अब ये बॉन्ड देखो, तो ये बॉन्ड भी किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में है। लेकिन अगर पिछला स्ट्रक्चर देखो तो उसमें क्या हो रहा था, ये बॉन्ड कार्बन से निकल रहा था और फिर दूसरे कार्बन के अटैच होने से पहले उसमें बीच में हाइड्रोजन आ जा रहा था। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये इस तरह से हमने लिखना चालू किया। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान देना कि जब भी कोई बॉन्ड बनाते हो तो ये ध्यान देना कि वो बॉन्ड किससे बना रहे हो, और जिससे बना रहे हो उससे ही वो बॉन्ड निकले। अगर ऐसा हो जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है अगला देखो, अब इसी स्ट्रक्चर को मैंने बॉन्ड लाइन में लिख दिया। तो कितने कार्बन थे स्टार्टिंग में, 3 कार्बन थे। ठीक है, 1 2 3, तो मैंने इन्हीं 3 कार्बनों को ये देखो सर्कल करके रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें जो भी टर्मिनल्स होते हैं और जो भी एब्रप्ट शार्प एजेस या कर्व्स, कर्व नहीं कहना चाहिए इन्हें, पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। ठीक है, उन पोजीशंस पे हम कार्बन कहते हैं। और यहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है कि हर पॉइंट पे जो है 4 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, हर पॉइंट पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। मतलब कहने की बात ये कहना चाहता था मैं कि 3 तो हाइड्रोजन हो गए और एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब हर पॉइंट पे 4 बॉन्ड होते हैं। इस हिसाब से आपको हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे ये बीच वाले पॉइंट की ले लो, तो बीच वाले पॉइंट पे 2 बॉन्ड तो ये हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया 2 ठीक है, और इसमें बच गए कार्बन के और कितने बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बच गए। तो वो जो 2 बॉन्ड बच गए ना, उन 2 बॉन्ड्स पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो यही बताना था। चलो ठीक है, तो ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी कि बॉन्ड लाइन कैसे बनाया जाता है, तो वो मैंने दिखाया यहाँ पे। एक बार फिर से देख लो कि पहले ये कंडेंस्ड, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला था, फिर इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा दिखता है, फिर इसका और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम में ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ तो सभी बॉन्ड्स एकदम प्रॉपरली शो करो कि वो कार्बन कार्बन ही ज्वाइन हो रहा है और कहीं से नहीं ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, फिर ये आ गया आपका बॉन्ड लाइन। अब हम आगे बॉन्ड लाइन ही पढ़ने वाले हैं। और ये जो आपका छोटा सा दिया हुआ है, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है अगले कंपाउंड का, ये देखो यहाँ से। ठीक है, अब C4H6O2 ये कंपाउंड है। O2 तो ये इसमें रीड करोगे अगर आप, इसको और छोटा कर लेते हैं,
अब इसमें अगर आप रीड करोगे तो देखो क्या दिखेगा आपको कि O2 है, यहाँ पे क्या है O2 है, ठीक है O2 है तो यहाँ पे कितना, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, O2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब H6 लिखा हुआ है तो इसमें अगर आप सारे हाइड्रोजन काउंट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, H6 आ जाएगा। हाँ, ये अल्कोहल नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है पूरा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक H होता है तो वो H भी काउंट होगा, तो इसको आप काउंट करोगे तो H6 आएगा, और कार्बन तो 4 हैं, वो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब नीचे देखो, पहले अब मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, फिर मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर मैंने उसी स्ट्रक्चरल फार्मूला को बॉन्ड लाइन से काफ़ी हद तक सिमिलर करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा था मैं, ठीक है, ये हो गया। तो देखो मैंने जितने भी बॉन्ड बनाए वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाए, और देखो हाइड्रोजन को भी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जब आप बॉन्ड लाइन बनाते हो तो आपको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपका जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी आप फास्ट बना सकते हो, और जो इसमें गलती होने की जो गुंजाइश होती है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है बॉन्ड लाइन की। तो ये हो गया। अगला कंपाउंड देख लेते हैं, ब्यूट-2 इनोइक एसिड, ठीक है। ब्यूट-2 इनोइक एसिड मतलब ये एक्चुअली इसी कंपाउंड का नाम था, ब्यूट-2 इनोइक एसिड, अभी जो हमने पढ़ा। तो आप चाहे इसको ब्यूट-2 इनोइक एसिड पढ़ो या ब्यूट इनोइक एसिड पढ़ो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ब्यूट क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ठीक है। ब्यूट हो गया, और ब्यूट के बाद इसमें क्या लगा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये C डबल बॉन्ड OH होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ओइक एसिड। तो ब्यूट टेनोइक एसिड होना चाहिए था नाम, लेकिन इसमें यहाँ पे ये एक ध्यान दोगे तो डबल बॉन्ड लगा हुआ था, तो डबल बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए मैंने इन लगा दिया। अब डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो भी काउंट करना पड़ता है, इसलिए इसको नंबर दे देते हैं हम 1, ठीक है। ये 2, तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड था, तो इसलिए क्या हो गया, ब्यूट-2 इनोइक एसिड, ठीक है। अब ये जो इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला देखोगे तो इसमें गलती है, क्या गलती है, तो गलती ये है कि इसमें जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए था, ये, ठीक है, जो कि इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया था, तो वो अभी मैंने कर दिया, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट, ये हो गया। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फार्मूला वगैरह नहीं दिया, मैंने यहाँ पे आपको सीधा जो है बॉन्ड लाइन बताया हुआ है, ठीक है। अब इसमें इस पूरे कंपाउंड में देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ दिख रही है ना वो ये है OH, ठीक है, अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। अच्छा, जहाँ पे OH अटैच है मतलब यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, ये डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो पहला कार्बन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जहाँ पे मार्क किया हुआ है 1, ठीक है। तो 1 आपका पहला कार्बन हो गया, ठीक है। 2 ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पाँचवा। अब छठवा आप चाहे ऊपर वाले को दे दो या चाहे इसको दे दो, एक ही बात है। अगर उसको दोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और नीचे वाले को दोगे तो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर नंबरिंग कौन से कार्बन से स्टार्ट करोगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, पास में आता है, तो वो यही राइट नंबरिंग होगी। मैंने पिछले वीडियो में ये भी सिखाया था कि नंबरिंग कैसे दी जाती है, लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज़ की जाती है, तो वो सब मैंने सिखाया था, तो अगर वो याद होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो ये देख लो। अब इसमें क्या हो गया कि पहला कार्बन, अब देखोगे तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, तो इथाइल लगा हुआ है। अब ये देखो 2 कार्बन है, मैंने क्या कहा था, जो भी बेंड्स होंगे और टर्मिनल्स होंगे उनको हम कार्बन कंसिडर करते हैं। तो एक बेंड ये हो गया और एक ये टर्मिनल हो गया, तो मतलब 2 कार्बन है, और 2 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इथेन कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है तो मतलब इसका एक हाइड्रोजन निकाला होगा इथेन का, तभी ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसलिए क्या हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे इसको आप क्या कह लोगे, मिथाइल कह लोगे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ऐसा एक लाइन बनाने की बजाय मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मिथाइल। इथाइल को ET से रिप्रेजेंट किया जाता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, आगे शायद हो तो वो देख लेंगे। तो इस हिसाब से कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, तो 3 पे इथाइल था, ठीक है, तो 3 इथाइल, और 5 पे क्या है, मिथाइल है, तो 5 मिथाइल। और कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन थे, 6, लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन थे, तो इसका नाम हो गया हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड था, इसलिए नाम क्या हो गया, एन। और अल्कोहल था, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, इसलिए ऑल, तो हेक्सेनॉल। तो क्या हो गया, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन ऑल, ठीक है। मुझे लगता है कि समझ गया होगा। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला था,
ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या एग्जांपल्स हैं। तो ये थोड़े क्रिएटिव एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक है। ये देख लो, इसमें देखोगे तो दो तरफ मिथाइल ग्रुप हैं, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो आप चाहे राइट साइड से नंबर दो या लेफ़्ट साइड से नंबर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो किसी भी साइड से दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले साइड से देना नंबर अगर चालू करोगे तो 1 2, हर बेंड और कॉर्नर को आप क्या नाम देते हो, एक कार्बन समझते हो उसे, ठीक है। तो हर किसी को नंबर देना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है, और बाकी को क्या नंबर हो जाएगा, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12। ऐसा कंपाउंड आपको आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। 12 को डोडेकाइल कहते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1,6 डाइमिथाइल डोडेका, सॉरी साइक्लो डोडेकेन, ठीक है, डोडेकेन, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लो डोडेकेन। डेकाइल कब कहते हैं, जब इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, लेकिन ऐसे केस में पेरेंट चेन में हम उसको डेकेन कहते हैं, ठीक है। चलो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर देख लो, साइक्लोपेंटेन। क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको क्या कह दिया, साइक्लोपेंटेन कह दिया, ठीक है। तो ये भी आसान था काफ़ी। ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। ये अब देखोगे कि इसमें यहाँ पे एच दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग की गई है, और इसी वजह से ये जो है आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है। कौन सी, ये वाली जो है आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है ये। और सीधी सी बात है, जो ये वाली है ये छोटी है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुई। तो इसको आप क्या कंसिडर करोगे, इसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करोगे, ठीक है। तो अब तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये इथाइल हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन यहाँ और दूसरा कार्बन यहाँ, ठीक है। तो ये इथाइल हो गया। 2 कार्बन कंपाउंड को क्या कहते हैं, इथाइल। तो यहाँ भी इथाइल हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4,4 डाई इथाइल, क्या कंपाउंड का नाम है, टोटल कार्बन कितने लॉन्गेस्ट चेन में, तो 7 कार्बन है, तो हेप्टेन हो गया, ठीक है। नाम दिया क्या मैंने, नहीं नाम नहीं दिया है, चलो ठीक है। वैसे जो बताया ये याद कर लो, याद क्या कर लो, समझ लो, ठीक है। अब ये कंपाउंड देखो अब इसको मैंने जानबूझ के लिया हुआ है आपको ये बताने के लिए कि एक ही कंपाउंड को मैं कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बॉन्ड लाइन में, ठीक है। तो आपको जो सबसे आसान लगे, अब जैसे सबसे आसान तो ये होगा, पहले ये देख लेते हैं कि कंपाउंड कौन सा है। तो अगर मान लो इसको यहाँ से नंबर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से अगर नंबर दोगे तो इसको क्या पड़ेगा, 1 पड़ेगा, ठीक है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो ये हेक्सेन आएगा। तो इतना तो पता है कि साइक्लोहेक्सेन हो गया पेरेंट चेन, ठीक है। अब इसमें लगे हुए हैं क्या, अल्डिहाइड। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया था कि अगर अल्डिहाइड, अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगा हुआ है और 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगे हुए हैं, हालांकि ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, ये मैंने खाली आपको सिखाने के लिए बताया है, ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें देखोगे तो 3 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 सेकंड के लिए तो आप भूल जाओ कि ये नहीं लगा हुआ, ये दोनों नहीं है। अगर ये दोनों नहीं होते तो इसको आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको आप कहते हैं, हाँ एक काम करो, ये जो है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो कि इसे आप क्या कहोगे अगर इसमें ऊपर अल्डिहाइड लगा हुआ है और जिनको मैंने रेड से मार्क किया ये नहीं लगे हैं, ठीक है। अब नई बात सुनो, क्योंकि उसको तो नाम देना आसान है, इसलिए वो आप लोग दे दो कमेंट सेक्शन में। और मेन जो है, जो मैं बताना चाहता था इस स्ट्रक्चर से, वो ये है कि अगर 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और वो तीनों ही कार्बन कंटेनिंग है, तो तीनों में से एक, तीनों को ही आप क्या कंसिडर करोगे, सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करोगे। तो ऐसे केस में इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 1,2,3 ट्राईफॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बाकी उसका स्ट्रक्चर तो आप नाम बता देना मुझे, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन। अभी बॉन्ड लाइन तो हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसके साथ और भी स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब, ठीक है। इसके बाद हमें एरोमेटिक कंपाउंड के भी कुछ एग्जांपल्स लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और एरोमेटिक लेने के बाद थोड़ा सा आइसोमरिज्म पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो बस फिर इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।
ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, इस कंपाउंड का जो सामने दिख रहा है, ठीक है। और तुम्हें कोई वीडियो चाहिए जो तुम्हारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो तो वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।